Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss some MCQs based on previous chapters important concept, that is current electricity. So previous lecture में हमने सारे formulas और important concepts chapter के discuss किए थे. तो इस लेक्चर में हम लोग उसी कंसेप्ट और फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू नंबर 1. In a hydrogen atom, the electron is moving in a circular orbit of radius 5 into 10 raised to minus 11 meter with a constant speed of 2.2 into 10 raised to 6 meter per second. The electric current formed due to the motion of an electron is dash. तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक करंट पूछा है और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और सेकेंड चीज़ दी है हमें कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. तो उसकी स्पीड भी हमें गिवन है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. तो हमें करंट का फॉर्मूला यूज़ करना है. जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फार्मूला है उसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे. I इज इक्वल टू Q/T, दैट इज़ I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड. अब इलेक्ट्रॉन और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस मतलब 2πr सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr/t. इसी वेलोसिटी को हमने इस फॉर्मूला में अप्लाई किया तो EV अपॉन 2πr बना. ये एक बेसिक फार्मूला और इसी फार्मूला में सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की. फॉर एग्जांपल स्मॉल e मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹. स्पीड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.2 इंटू 10⁶, 2 इंटू पाई इंटू आर. आर मतलब रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन करेंगे हम. तो फाइनल आंसर आएगा 1.06 मिली एम्पियर या फिर 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर. तो फाइनल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. तो ये एमसीक्यू नंबर 1. एमसीक्यू नंबर 2. अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R and linear charge density lambda on its surface is performing rotational motion about an axis perpendicular to its plane. If the angular velocity of the ring is omega, how much current is constituted by the ring? अब इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस r गिवन है और जिसकी सरफेस के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा. अब इस रिंग को हमने रोटेशनल मोशन करवाई तो हमें फाइंड आउट करना है उस रिंग के ऊपर जो चार्ज है जिसका हमने रोटेशनल मोशन करवाया तो उसकी वजह से कितना करंट इंड्यूस होगा. तो करंट की वैल्यू हमें, करंट का एक फार्मूला हमें डिराइव करना है ओमेगा के टर्म में. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी का रिलेशन चार्ज के साथ. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड लेंथ ऑफ द सर्कल मतलब सर्कमफरेंस हो जाएगा 2πr. सो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज कलेक्टेड ऑन रिंग इज इक्वल टू लैम्बडा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन द रिंग Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू L. सो लैम्बडा इंटू 2πr. एज रिंग रोटेट्स एट द एंगुलर स्पीड ओमेगा, लेट करंट due to it is equal to I. So current is equal to charge upon time, which is equal to charge per time period, which is equal to 2πr into lambda जो हमने यहाँ से चार्ज कैलकुलेट किया 2πr into lambda अपॉन टाइम पीरियड t. अब टाइम पीरियड एंड ओमेगा का रिलेशन हमें पता है 2π/ओमेगा. तो इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो 2π से 2π कट हो जाएगा तो फाइनल आंसर बचेगा I इज इक्वल टू r ओमेगा इंटू लैम्बडा. तो इस तरह हमने करंट और ओमेगा का भी एक रिलेशन फाइंड आउट किया इस एमसीक्यू में, जो आपको एक बेसिक कंसेप्ट की तरह भी याद रख सकते हैं आप. नाउ एमसीक्यू नंबर 3. एमसीक्यू नंबर 3. अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू अ 2 ohm resistor and current of 0.3 एम्पियर थ्रू अ 7 ohm resistor. What is the internal resistance of the cell? अब इस क्वेश्चन में हमें सिंपल दो अलग अलग करंट दिए हैं और उस करंट को हमने अलग अलग रेजिस्टर से पास किया. पहला करंट है I1 हमारा 0.9 एम्पियर जिसको हमने 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू पास करवाया, और सेकंड करंट है 0.3 एम्पियर जिसको हमने 7 ओम रेजिस्टर से पास करवाया. तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट
करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को आपको मतलब क्लियरली समझना है, तो अगर हमारे पास 2 करंट और 2 रेजिस्टेंस है तो हमारे पास सिंपली 2 इक्वेशन बनेगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ समझ लेते हैं हम लोग। लेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज स्मॉल आर। इफ R1 इज इक्वल टू 2 ओम देन इलेक्ट्रिक करंट I1 इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर, जो हमने क्वेश्चन में गिवन है। और सेल के लिए EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू I1 इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R। अगर सेकेंड रेजिस्टेंस हमने 7 ओम यूज़ किया और उस रेजिस्टर से हमने करंट पास किया 0.3 एम्पियर, तो सेल का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस R। अब इस दोनों इक्वेशन में आपको सिर्फ I1 और R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी MCQ, एक ही फॉर्मूला के बेसिस पे ये आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, LHS RHS दोनों को कंपेयर करो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 0.5 ओम। नाउ MCQ नंबर 4, a wire has resistance of 24 ohm is bent in the following shape. The effective resistance between A and B is dash. इस क्वेश्चन में हमें A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है और ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे लिखा है ये 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री। इसका मतलब ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल होगा। इसका मतलब जितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का है, सेम डिस्टेंस इसके लिए भी होगा, सेम डिस्टेंस इसके लिए भी होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब हमें जितने भी ये 4 वायर जो हमें दिख रहे हैं, जिसको हमने ये बैंड करके ये पूरा ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल के लिए ये एक लेंथ, ये एक वायर होगा 5 सेंटीमीटर का, ये भी एक वायर होगा 5 सेंटीमीटर का, ये भी एक वायर होगा 5 सेंटीमीटर का और इतना वायर भी होगा 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो वायर है उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है पूरे वायर के लिए वो 24 ओम। तो पर यूनिट लेंथ कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ के लिए हमने क्या किया, 24 जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, मतलब जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो 24/20 मतलब 1.2 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब पर सेंटीमीटर 1.2 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हमारे पास ये पूरा वायर 5 सेंटीमीटर का है तो इस पूरे वायर के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1.2 ओम होगा, तो ये पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी वन वायर कितना हो जाएगा 6 ओम। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी 6 ओम हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस भी 6 ओम हो जाएगा। अब हमें पूछा है ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पे ये सारे रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास सारे लेंथ के लिए रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम, तो हमें इस ट्राइंगल के लिए अगर रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो ये एक लेंथ और ये एक लेंथ जो सीरीज में हो जाएगी, मतलब 6 + 6 = 12 और यहाँ का जो इफेक्टिव 12 ओम रेजिस्टेंस मिला वो इस वाली 5 सेंटीमीटर लेंथ के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो सबसे पहले हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के इस ट्राइंगल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया 4 ओम। अब इस पूरे ट्राइंगल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम होगा, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस हमारे पास है 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 6 = 10 ओम। तो इस तरह हम ये MCQ सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का एक कंसेप्ट यूज़ करना होगा। सो नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 5, a wire of 18 ohm resistor is bent in a circle. Find effective resistance between A and B. जो हमने प्रीवियसली MCQ डिस्कस किया था, सेम कंसेप्ट का MCQ यहाँ पे हम लोग वापस डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमें एक वायर को सर्कुलर शेप में दिया है और उस वायर का टोटल रेजिस्टेंस है 18 ओम। तो हमें पूछा है ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ माइनर आर्क ए बी, अब ये जो आर्क होगा उसके लिए हमने एक कैलकुलेशन किया है, रेजिस्टेंस ऑफ माइनर आर्क ए बी ऑफ वायर इज इक्वल टू, अब पूरा रेजिस्टेंस है 18 ओम का और जो एंगल हमें गिवन है पूरे सर्कल के लिए वो तो 360 डिग्री होगा। मतलब 360 डिग्री पूरे सर्कल के लिए रेजिस्टेंस है 18 ओम। तो 60
डिग्री वाला जो ये आर्क बचेगा उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा। ये एक सिंपल स्टेप हम लोग कर सकते हैं। इफ़ टोटल सर्कुलर वायर एक सिंगल मटेरियल से बना होगा तो हमारे पास सेम कंडीशन, एक हमारे पास स्ट्रेट वायर था, उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब ये पूरा यूनिफॉर्म वायर है। अगर 360 डिग्री के लिए हमारे पास 18 ओम रेजिस्टेंस है तो 60 डिग्री वाले आर्क के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा। सिंपल स्टेप यहाँ पे होगा, तो सिंपल स्टेप से हमें रेजिस्टेंस ऑफ आर्क ए बी मिलेगा। उस पूरे आर्क का रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। पूरे सर्कल के लिए रेजिस्टेंस है 18 ओम। इस इतने आर्क के लिए रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो बाकी का जो आर्क बचेगा उसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 ओम। और ये दोनों आर्क पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हमारे पास डायरेक्टली इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा RAB इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 3 इंटू 15 अपॉन 3 प्लस 15। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2.5 ओम। नाउ नेक्स्ट MCQ number 6. A wire has a non-uniform cross-section as shown in figure. A steady current is flowing through it. Then the drift speed of the electrons while going from A to B. तो इस क्वेश्चन में हमें नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर गिवन है और स्टेडी करंट को हमें फ्लो करवाना है पॉइंट A से पॉइंट B तक। तो हमें ऑप्शन में दिया है कि इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले वायर से सेम करंट फ्लो होगा। मतलब जो हमने करंट फ्लो करवाया, इसका मतलब हमने जो चार्ज को फ्लो करवाया उस चार्ज की ड्रिफ्ट स्पीड सेम होगी A टू B की तरफ जाने के लिए। बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो A वाला क्रॉस सेक्शन B वाले क्रॉस सेक्शन से बहुत ही छोटा है। तो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड का कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन का मेन मीनिंग ये निकलेगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है चार्ज A से B की तरफ जाएगा, मतलब हमारे पास जो करंट है वो A टू B की तरफ मूव करेगा। तो हमें पूछा है उस चार्जेस का ड्रिफ्ट स्पीड कैसा होगा। यूनिफॉर्म रहेगा अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होगा तो, बट यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें डायरेक्ट रिलेशन लाना होगा इस क्रॉस सेक्शन के साथ। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट और एरिया के लिए एक डायरेक्टली रिलेशन भी है। फ्रॉम इक्वेशन I इज इक्वल टू NAVD, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टेडी करंट, मतलब I कांस्टेंट। सेकेंड थिंग हो जाएगा I की वैल्यू कांस्टेंट, तो हम लोग VD को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपॉन NEA। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस क्रॉस सेक्शन का एरिया कम होगा वहाँ के इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब A वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी और B वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। अगर हमें पूछा है A टू B तो हमें समझना है A टू B के लिए करंट की वैल्यू तो स्टेडी है, बट चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे, चार्ज की स्पीड। तो आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि A टू B की तरफ जाएंगे तो चार्ज की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ड्रिफ्ट स्पीड और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है, जहाँ पे एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और धीरे धीरे इस तरफ जाने के लिए स्पीड कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया के लिए भी मिला और इस कंसेप्ट के बेसिस पर हमने इस MCQ को सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 7। एज शोन इन फिगर 6 resistors, each of resistance R are arranged in a form of quadrilateral. The equivalent resistance between A and B is dash. अब इस क्वेश्चन में हमें एक बेसिक सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें 6 रेजिस्टर्स हमने यूज़ किए हैं। तो हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसी डायग्राम को हम रीड्रॉ करेंगे प्रॉपर वे में। तो हमें एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम, जो एक हमारा कंसेप्ट है विस्टन ब्रिज, वो उसका डायग्राम हमें दिखेगा। तो इसी रेजिस्टेंस को, इसी 6 रेजिस्टर्स को हमने इस तरह अरेंज किया है। ये A टू D, ये जो हमारी एक ब्रांच है, इस ब्रांच के लिए हमने ये एक रेजिस्टेंस रखा है R। D टू C, इस वाली ब्रांच के लिए एक R। C टू B, इस वाली ब्रांच के लिए भी एक स्मॉल R रेजिस्टेंस, और A और B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस होगा स्मॉल R। नंबर 5,
5th वाला रजिस्टर्स दोनों के बीच में और 6th वाला रजिस्टर यहाँ पे। अब इसी डायग्राम को आप प्रीवियस वाले डायग्राम के साथ ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिमिलरिटीज़ दिखेगी। सिर्फ हमें यहाँ पे रजिस्टर्स को पुट किया और एक सिंपल अरेंजमेंट बनाने की ट्राई की। अब अगर हमें वेस्टर्न ब्रिज का कंसेप्ट पता है तो ये वेस्टर्न ब्रिज तो बैलेंस कंडीशन में है, मतलब ये सेंटर वाले पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारे पास ए टू सी के लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस आर इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। ए टू सी इस वाले पार्ट से, ए बी सी वाले पार्ट से ये भी हो जाएगा 2R, और इन दोनों का इफेक्टिव इस वाले R के साथ पैरेलल में होगा। और इसका हम लोग फर्दर एक डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो 2R रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे वाला ए बी सी के लिए भी एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये R जो हमारे पास फाइनली बचा है उसके लिए भी एक R बचेगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक सिंपल कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को और इस सर्किट को हमने सॉल्व किया। पहले इफेक्टिव हमने फाइंड आउट किया ADC और ABC के बीच में। तो ADC के लिए क्या आ गया इफेक्टिव 2R, ABC के लिए भी 2R, और जो लास्ट वाला ये R बचा इसको हमने भी यहाँ पे ऐड कर दिया और तीनों को पैरेलली एक्सप्लेन किया। तो पैरेलल आंसर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R विच इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा R/2। तो आपको सिर्फ जो बेसिक डायग्राम दिया है उसको वेस्टर्न ब्रिज के डायग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, और अदरवाइज अगर आपने वेस्टर्न ब्रिज बना भी लिया तो आपको बैलेंस कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो ये डायरेक्टली आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 8, एट व्हाट टेम्परेचर would be resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 degree Celsius given alpha 3.9 into 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक कंसेप्ट यूज़ करना है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ये दोनों रिलेशन हमें यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे हमें 0 डिग्री सेल्सियस के लिए एक रेजिस्टेंस का रिलेशन दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर भी डबल इट्स रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस को डबल करना है, मतलब हमें जो फाइनल रेजिस्टेंस दिया है वो इनिशियल से 2 टाइम्स है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला में यूज़ किया 2 टाइम्स R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस टेम्परेचर डिफरेंस इंटू अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट मतलब हमारा इनिशियल टेम्परेचर और ये थीटा जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से R0 कट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा थीटा। इट मीन्स अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू 1। Therefore, theta is equal to 1/alpha, which is equal to 256.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस MCQ में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैलकुलेट किया हमने, इसका एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया। MCQ नंबर 9, you are given an identical resistors, each of resistance are ohm. First, they are connected in such a way that the possible minimum value of resistance is obtained. Then they are connected in a way to get maximum possible resistance. The ratio of minimum and maximum resistance obtained in these ways is dash. अगर हमें n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस दिए है जिसका रेजिस्टेंस है R ओम, अब ऐसे रेजिस्टर्स को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमें मिलेगी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू और सेकेंड टाइम हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो रेजिस्टेंस को हम कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये कंसेप्ट हमें पता है, जब भी कोई रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम होगी और पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम होगी। सो maximum value of resistance when n resistors of magnitude r are joined in series is equal to n times r। मतलब ये सीरीज में कनेक्ट किया r रेजिस्टेंस को, सो ये n टाइम्स r हो गया विच इज़ इक्वल टू r1। इसको हमने r1 नोटिफाई किया। हमें दूसरा रिलेशन पता है r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन
एंड रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड आर आर जॉइंड इन पैरेलल। अब पैरेलल की बात करेंगे हम लोग, तो पैरेलल में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको हमने दे दिया r बाई एन विच इज़ इक्वल टू R2। तो हमारे पास R2 एंड R1 दोनों की वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, और हमें रेशियो पूछा है द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम। सो R2 by R1 is equal to R by N into 1 upon NR which is equal to 1 upon N square। सिंपल रिलेशन है, और ये जो हमने रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमें एक चीज़ यहाँ से पता चलेगी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसमें से हमें एक भी क्वांटिटी इस क्वेश्चन में नहीं दी है, मतलब हमें कोई रिलेशन इसका याद नहीं रखना है। डायरेक्टली हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिलेशन याद रखना है, और मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो मिलेगा हमें 1 अपॉन एन स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, इफ़ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी एंड होल डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर इज 7/5 and ratio of current is 7/4, then what will be the ratio of drift velocity। इस MCQ में हमें डायरेक्ट रिलेशन पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, नंबर डेंसिटी का एंड करंट के लिए। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है इसके लिए, I इज इक्वल टू NEA इंटू VD। सो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए। तो ये दो इक्वेशन हमने फॉर्म किए यहाँ पे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए IE इज इक्वल टू NE इंटू A इंटू VE, और IH के लिए NE इंटू A इंटू VH। अब इन दोनों इक्वेशन का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो IE अपॉन IH इज इक्वल टू NE बाई NH इंटू VE बाई VH। अब हमें क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी का रेशियो गिवन है और करंट का रेशियो गिवन है, तो हम डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा। तो VE बाई VH को सब्जेक्ट बनाया, तो फाइनल आंसर मिला हमें 5/4। सो आज के इस लेक्चर में हमने 10 MCQs डिस्कस किए। फर्दर हम लोग दूसरे MCQ इसी चैप्टर का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।